हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। देखिए, हम लोग एफएमसीजी सेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसका रीजन है एफएमसीजी सेक्टर को ना डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है। और अभी आपको पता होगा, स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक खरीद रहे, कोई भी स्टॉक आप खरीद रहे, वो ऑलमोस्ट 20% 30% नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट। इवन हो सकता है कि आप लोगों का बहुत सारा जो स्टॉक्स आपने खरीदा है उन आप जब पोर्टफोलियो में जाकर उन स्टॉक्स को जब आप चेक करेंगे ना, देखेंगे कि 20% 30% नीचे हैं। तो इसीलिए आज लोग हम क्या करेंगे कि जो डिफेंसिव सेक्टर से कुछ स्टॉक्स, उसमें एक आता है ये जो एफएमसीजी सेक्टर, इनको डिफेंसिव सेक्टर भी क्या कहा जाता है। तो इस सेक्टर में क्या देखेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सा स्टॉक देखना है, या अब स्टॉक को छोड़ के कुछ ईटीएफ और ये जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हम आज वो सब डिस्कस करेंगे। और एक चीज है, देखिए एफएमसीजी सेक्टर और ये जो रिटेल है ना, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। एफएमसीजी सेक्टर मतलब मान लीजिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर। फॉर एग्जांपल ये जो मारिको कुछ बेचता है, या हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले बेचता है, तो ये सब कंपनीज आ जाता है एफएमसीजी सेक्टर में। रिटेल में आप आ जाएंगे तो आपको ये जो डी मार्ट हो सक आपको स्पिंस, या आदित्य बिरला का जो मोर आता है, तो ये सब वी मार्ट रिटेल, ये सब आ जाता है रिटेल सेक्टर में। ठीक है। और इंडिया में देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। यूएस और चाइना के बाद आपका जो रिटेल का सबसे बड़ा मार्केट है वो है इंडिया। और इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो डाइवर्सिफाई है। फॉर एग्जांपल आप रूरल इंडिया में चले जाएंगे ना, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी डिफरेंट होता है। आप अर्बन अर्बन साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये डिफरेंट भी होता है। अपॉर्चुनिटी अर्बन में क्या होता है कि आपका एस्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए मिडिल क्लास इंडिया में डेफिनेटली ग्रो हो रहा है, तो उनका भी नीड्स अलग हो जाता है। उसके बाद कंज्यूमर स्पेंडिंग ये भी ज्यादा हो रहा है इंडिया में, कंपेयर टू आप सोच लीजिए 1980 या 2000 में। उसके बाद आ जाते हैं कि ये डिस्क्रिशनरी आइटम। फॉर एग्जांपल ये जो ज्वेलरी, एसी, कार्स, यहाँ पे भी स्पेंडिंग बहुत हो रहा है। आपको पता होगा कि आ, आप कोई कार बुक करेंगे ना, तो वो ऑलमोस्ट मिनिमम 4 महीना 5 महीना हो जाता है। तो मतलब इंडिया जो कंज्यूमर है, वो सिर्फ अपना जो जरूरत के सामान वो सिर्फ नहीं खरीदता है, कुछ लग्जरी आइटम भी खरीदना पसंद करता है। उसके बाद देखिए फूड हैबिट भी हम लोग का चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये अभी चिप्स खाना स्टार्ट कर दिए, या चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। उसके बाद केएफसी खाना, मतलब केएफसी में जाके खाना पसंद करते हैं। उसके बाद हम लोग को पिज्जा पसंद है। तो हम लोग का जो फूड हैबिट है वो भी चेंज हो रहा है। और आप पिज्जा या केएफसी में जो जब आप खाना खाते जाते मतलब खाना खाने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो फूड का प्राइस है वो ज्यादा रहता है, लेकिन हम लोग ये कभी कतराते नहीं है वो फूड मतलब तो वो प्राइस पे करने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो टेक्नोलॉजी जब आ गया ना, उसके बाद देखिए इंडिया में जो रिटेल और एफएमसीजी सेक्टर को इसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। आप ये जो रिटेल में आप देख लीजिए, उसके जो ग्रोसरी तो आपको मिलता ही है, उस ग्रोसरी को छोड़ के और भी जो सामान है आपको यहाँ से ये भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए रिटेल आने के बाद क्या हुआ कि ये जो मेडिसिन है, मतलब क्या होता है कि जहाँ पे फैसिलिटी नहीं रहता है, मतलब मेडिकल शॉप नहीं रहता, या कुछ मेडिसिन आपको वो चाहिए, वो दुकान में नहीं है, लेकिन आप वो चीज़ आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और क्या है कि ये जो इवन देखिए हम लोग का जो हैबिट, हैबिट बोल लीजिए, या जो घर का सामान है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर। देखिए हम लोग आजकल क्या करते हैं कि नॉर्मल फर्नीचर हम नहीं मंगाते हैं, जैसे वो कंप्लीट वुड का नहीं मंगाते। हम लोग आईकार से फर्नीचर मंगाना पसंद करते हैं, वो एक्चुअली एमडीएफ होता है। और उसके बाद देखिए इवन हम लोग जो आप जो अंडरगारमेंट पहनते हैं ना, या जॉकी का पहनते हैं, या आप बहुत ही प्रीमियम में आ जाएंगे तो एफसी यूके का पहनते हैं। तो नॉर्मल हम लोग जब पहनना जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो हम लोग नहीं पहनते हैं। इसके तो ये सबसे पूरा क्लियर है। इवन अपॉर्चुनिटी तो है इंडिया में, और उसके बाद ऊपर क्या है कि अपॉर्चुनिटी साइज भी वो बहुत बड़ा है। देखिए आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। करंटली
इंडिया में अभी जो 2 स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर में चल रहा है उसका नाम है, एक है अदानी विल्मर और एक है रुचि सोया इंडस्ट्रीज। लेकिन अदानी विल्मर और रुचि सोया इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव है अकॉर्डिंग टू मी। इवन ये जो रिसेंटली फॉल हुआ है, ऑलमोस्ट आपको पता होगा जो स्मॉल कैप में 30% करेक्शन आया है, लेकिन इसके बावजूद भी अदानी विल्मर और रुचि सोया का जो करंट प्राइस है ना, अदानी विल्मर का मान लीजिए 700 है एंड रुचि सोया का था मतलब 1100 के आसपास है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसको छोड़ के आप स्पेसिफिक स्टॉक में जाना चाहते हैं, एक है उसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, आपको पता होगा ये वो मेज मतलब वो गेहूं नहीं वो भुट्टा होता है, तो उसका एक्सपोर्ट्स में ये काम करता है। इनके देखिए ये तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कमोडिटी टाइप का बिजनेस है। तो इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। इसको छोड़ के और एक है गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड, ये भी एक्सपेंसिव नहीं है। ये एडिबल ऑयल में बिजनेस करता है, लेकिन इनका ये भी कमोडिटी नेचर है। मान ली ये एक्चुअली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, और इसका जो मार्जिन है ना वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। और शेयर मार्केट में मान लीजिए मार्जिन फ्लक्चुएट होता है, मतलब वो स्टेबल नहीं रहता है ना, उसको उतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल पाता है। तो एंड इसको छोड़ के तो आपको पता होगा ये डाबर, मारिको, उसके बाद डी मार्ट है, वी मार्ट रिटेल है, तो ये सब कंपनीज है, ठीक है। ये तो स्टॉक हो गया। तो आज हम लोग थोड़ा सेफ्टी की तरफ जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि हम लोग के पास और क्या ऑल्टरनेटिव है। तो देखिए ऑल्टरनेटिव में फर्स्ट जो आपके साथ म्यूचुअल फंड में एक डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज मिडटर्म म्यूचुअल फंड। तो इस म्यूचुअल फंड में देखिए ये 1999 मतलब ये बहुत ऑलमोस्ट 23 साल पुराना फंड है, लेकिन 23 साल में इनका जो आप रिटर्न देखेंगे ना 15% है। तो मतलब कोई भी फंड 23 साल तक 15% रिटर्न दे रहे हैं तो आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फंड है। इसको छोड़ के आप किसी और फंड में जाना चाहेंगे तो उसमें और एक है कैनरा रेवोको कंज्यूमर फंड, आप इनको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये 2009 में आया था, इंसेप्शन हुआ था, तो करंट एनएवी 60 है। तो मुझे लगता है, और ये भी आप देख लीजिए ये जब से लॉन्च हुआ है आई थिंक 15% के आसपास रिटर्न दिया है। तो ये भी फंड एक बहुत अच्छा फंड है। और एक फंड है वो है मायरे एसेट, ये ग्रेट कंज्यूमर फंड, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी देख लीजिए ये जो डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो 59 है, आई थिंक ये रीजनेबल है। और एक चीज़ होता है कि ये देखिए ये मैंने जितना भी बोला हूँ, ये सब जो फंड है ना ये एक्चुअली थीमेटिक फंड होता है। तो थीमेटिक फंड में जो रिस्क होता है ना वो ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ अभी जो इतना सिचुएशन है ना, आप एक बार में लमसम मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ बन जाएगा। और एक चीज़ है इसका भी रिटर्न देख लीजिए, आई थिंक वो 15.73% है। ये मतलब रीजनेबल रिटर्न दिया है। और बहुत लोगों का क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाता है कि फंड में एक साथ ये 5,000 नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस फंड में भी देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। तो उनके लिए देखिए मैं एक दो ETF का नाम भी बोल देता हूँ। एक है SBI ETF कंजम्पशन फंड, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इनका जो रिटर्न है ना वो थोड़ा नीचे है। इसका रीज़न ही वही है क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो ज़्यादा आपको इनिशियल लेवल पे तो नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए और एक ETF है, कंजम्पशन ETF है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2021 में, मतलब लास्ट ईयर के अक्टूबर में। तो इसीलिए इसका कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, इसका नाम मैं आपको बोल देता हूँ। ये ICICI कंजम्पशन ETF है, ठीक है। आप कंफर्टेबल है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। और एक ETF है, मैं ये तो जनरल ETF आपको बोलूँगा कि अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो फंड हाउस का जो रेपुटेशन है वो सही नहीं है, और इसका जो रिटर्न है ना वो भी सही नहीं है। तो इसका नाम है निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन ETF,
और एक चीज है, इसका रिटर्न देख लीजिए 13.98, तो थोड़ा नीचे है, बट आपको ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स wrap up for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and invest दिल से।